गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का पार्ट 4, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का भाग 4। भाग 3 में हम लोगों ने देखा एक्ट का देखा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5 देखा, और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर जो 5 था वो था केंद्र सरकार से रिलेटेड, और आज का जो डिस्कशन है वो है राज्य सरकार से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट। और इसको हम लोगों ने देखा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट था। चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 का जो पार्ट है इसी एक्ट 2001 का। और चैप्टर नंबर 6 में हम देखेंगे राज्य सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप लेक्चर नंबर भाग 3 जो है इसमें जा सकते हैं इसी एक्ट 2001 के। तो आज हम देखेंगे भाग 4 पार्ट 4, जो है बेसिकली रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 6, राज्य सरकार की कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो चलिए देखते हैं। लेट्स सी। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ठीक है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम legislative.gov.in। सो लेट्स सी वंस अगेन द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इसमें 10 चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 जो है पिछले क्लासेस में इसको हम लोग ने डिस्कस कर चुका है, तो इसको फास्ट फॉरवर्ड देख। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने देख लिया है। पार्ट 2 में भाग 2 देख सकते हैं। उसमें ब्यूरो के बारे में बताया गया है। ब्यूरो क्या है? BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उसको शॉर्ट में बोलते हैं ब्यूरो। उसके पावर एंड फंक्शन देखें हम लोग पार्ट 2 में, ठीक है। तो ये 4 पार्ट हैं, मतलब 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। आगे बढ़ते हैं। ये अपना है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने देखा था पार्ट 3 में, भाग 3 में। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में एनर्जी कंजर्वेशन के, अगर आप नहीं देखा है तो। और ये सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जितने वीडियोस हैं वो आप एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। आज हम जो है देखेंगे चैप्टर नंबर 6। ओके, तो चैप्टर नंबर 6 है आपका पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट एंड इन्फोर्स एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसमें जो सेक्शन है वो सेक्शन है 15, 16, 17, 18। 1 बाय 1 देखेंगे। 4 सेक्शन है इसमें, है ना। तो लेट्स सी। फिर आपका चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। तो टोटल जो है 10 चैप्टर में है, 10 अध्याय हैं इसी एक्ट 2001 के, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के जो है 10 चैप्टर में बांटा गया है, और टोटल टोटल जो सेक्शन है, सेक्शन बोलने से 62 सेक्शन, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। लेट्स सी। तो चैप्टर नंबर 6 आप ईसी एक्ट क्या बोलता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 आप ईसी एक्ट जो है 2001, ये बोलता है कि पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट एंड इन्फोर्स एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन, है ना। तो ये उसका टाइटल है, ऊर्जा संरक्षण और उसके कुशल उपयोग को सुगम बनाने और लागू करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति। तो ऊर्जा संरक्षण और उसके कुशल उपयोग को जो है सुगम बनाने के लिए और लागू करने के लिए जो है राज्य सरकार के पास क्या क्या शक्तियां हैं। तो उसमें बेसिकली जो है 4 सेक्शन है, 15, 16, 17, 18। तो देख लेते हैं कि इसके सबकी मीनिंग क्या है। तो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इन्फोर्स सर्टेन प्रोविजंस फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण के लिए कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सी शक्तियां हैं। ओके। और है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड बाई स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य सरकार द्वारा निधि की स्थापना, देखते हैं कौन सी निधि की स्थापना की जाती है राज्य सरकार के द्वारा, वी विल सी। और देखेंगे पावर ऑफ इंस्पेक्शन, तो निरीक्षण की शक्ति। तो निरीक्षण की शक्ति के लिए एक निरीक्षण अधिकारी होंगे, इंस्पेक्शन ऑफिसर, उनके पास निरीक्षण की शक्तियां रहेंगी। तो कौन कौन सी निरीक्षण की शक्तियां हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की निर्देश जारी करने की शक्ति। तो डायरेक्शंस भी ये क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है चैप्टर नंबर 6 ऑफ ईसी एक्ट 2001, और उसका जो शीर्षक है वो है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की शक्ति क्या है ना। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, राज्य सरकार, ठीक है। 15 नंबर सेक्शन स्टार्ट करते हैं। इस जो है सेक्शन नंबर 15, उसका जो टाइटल था वो था पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इन्फोर्स सर्टेन प्रोविजंस फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन कंसल्टेशन विद ब्यूरो, ब्यूरो के साथ कंसल्ट करके, है ना, अधिसूचना के द्वारा क्या कर सकता है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ब्यूरो के परामर्श से ब्यूरो से परामर्श लेगा, और ब्यूरो से परामर्श लेके क्या कर सकता है। लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट, ए बिंदु है,
amend the energy conservation building codes to suit the regional and local climate conditions and may, by rules made by it, specify and notify energy conservation building codes with respect to use of energy in the buildings। अर्थात क्षेत्रीय और स्थानीय जलवायु परिवर्तनों के अनुरूप ऊर्जा संरक्षण भवन कोड में संशोधन करना और इसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा भवनों में ऊर्जा के उपयोग के संबंध में ऊर्जा संरक्षण भवन कोड निर्दिष्ट और अनुसूचित कर सकते हैं। तो ये राज्य सरकार के पास शक्ति है कि जो अपना ईसीबीसी कोड है, तो ईसीबीसी बेसिकली किसके लिए होता है, भवनों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ईसीबीसी के कोड को जो है लाया गया है। तो क्षेत्रीय और स्थानीय जलवायु परिवर्तनों के अनुरूप ऊर्जा संरक्षण भवन कोड में संशोधन भी कर सकते हैं उसमें, और उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा भवनों में ऊर्जा के उपयोग के संबंध में ऊर्जा संरक्षण भवन कोड निर्दिष्ट और अधिसूचित भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग अभी शक्तियां देख रहे हैं राज्य सरकार की कि इसी एक्ट 2001 में राज्य सरकार को क्या शक्तियां दिया गया है। बी पॉइंट बोलता है इसका कि डायरेक्ट एवरी ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ ए बिल्डिंग और बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बीइंग ए designated consumers to comply with the provisions of the energy conservation building codes। ओके, तो ये सबके जो बेसिक मीनिंग है ये आपको भाग 1 में मिल जाएंगे। पार्ट 1 में व्हाट इज बिल्डिंग, व्हाट इज डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स, तो ये सब जा करके व्हाट इज बिल्डिंग कोड्स, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स, ये सब के परिभाषा दिए हुए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 से वीडियो देख लें, जो कि हमने जो है पहले ही बोल चुका है, मेंशन कर चुका है कि आप इसको सीक्वेंस में देखें तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका अर्थ ये है कि एक निर्दिष्ट उपभोक्ता होने के नाते किसी भवन या भवन परिसर के प्रत्येक मालिक या अधिभोगी को ऊर्जा संरक्षण भवन संहिताओं के प्रावधानों का अनुपालन करने का निर्देश देना। तो किसी बिल्डिंग जो है, मतलब किसी बिल्डिंग में कोई भी डेजिग्नेटेड कंज्यूमर निवास करता है या फिर ऑक्यूपाई करके रखा है, कोई दूसरा उसको रेंट पे रखा है, तो उन लोगों को क्या करना कि ऊर्जा संरक्षण भवन संहिताओं के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे, वो लोग फॉलो करेंगे, उसको करके उसको इंस्ट्रक्ट करना, निर्देश देना है ना। तो ये अपना पॉइंट नंबर बी है जो कि राज्य सरकार की शक्तियों में शामिल है। पॉइंट नंबर सी बोलता है इसमें डायरेक्ट इफ कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन any designated consumers referred to in clause B to get energy audit conducted by an accredited energy auditors in such manner and at such intervals of time as may be specified by the regulation। तो इसमें फिर से रोल आ गया, एनर्जी ऑडिटर का रोल आ गया कि एनर्जी ऑडिटर क्या करेगा इसमें। तो जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि भाग 3 में हर जो इनके पॉइंट हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, नई नई चीज़ें नए नए होता है। जैसे मूवी होता है तो मूवी में नए नए किरदार आते रहते हैं, उसी टाइप का ये एक्ट भी है। ये एक्ट के बिंदुओं में नई नई चीज़ें आपको एडअप मतलब एड ऑन होती जाएंगी। लास्ट में हम समरी देखेंगे कि हमने क्या क्या देखा, जो भी सेक्शन है उस सेक्शन के महत्वपूर्ण पॉइंट क्या थे, महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, उसको आप एक जो है अगर एग्जाम में इस टाइप का मतलब बोला पूछा तो आप इसको एक नोट्स बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं कि अध्याय नंबर 5 में कितने सेक्शन हैं, 15, 16, 17, 18, 4 सेक्शन हैं। 4 सेक्शन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या-क्या हैं उसको आप जो है टेबुलेशन फॉर्म में भी नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपके लिए समझना बहुत ईज़ी होगा, बहुत आसान होगा। तो इसके अनुसार प्रत्यक्ष यदि ऊर्जा के कुशल उपयोग और उसके संरक्षण के लिए आवश्यक समझा जाता है, तो खंड बी में निर्दिष्ट किसी भी नामित उपभोक्ता को एक मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक जो कि एनर्जी ऑडिटर है द्वारा इस तरह से और समय के अंतराल पर ऊर्जा ऑडिट कराने के लिए जैसे कि नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। दिस पॉइंट इज बेसिकली रिलेटेड टू द एनर्जी ऑडिटर। तो जो भी डेजिग्नेटेड जो अपना मतलब कंज्यूमर रहेगा, नामित उपभोक्ता रहेगा, उसको एक मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक द्वारा इस तरह से और समय के अंतराल पर ऊर्जा ऑडिट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। ये है स्टेट गवर्नमेंट का पावर है, बिंदु नंबर सी। तो हम लोग अभी सेक्शन नंबर 15 देख रहे हैं, उसका देखेंगे बिंदु नंबर डी। डेजिग्नेट एनी एजेंसी एज डेजिग्नेटेड एजेंसी टू कोऑर्डिनेट, रेगुलेट एंड इन्फोर्स प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विद इन द स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा कि किसी भी एजेंसी को डेजिग्नेटेड एजेंसी बना सकता है, क्या चीज़ करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए, किसको, प्रोविजंस को। तो लेट्स सी, राज्य के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों के समन्वय, विनियम और प्रवर्तन के लिए किसी एजेंसी को नामित एजेंसी के रूप में नामित करना। ठीक है, डेजिग्नेटेड एजेंसी, किसी भी एजेंसी को नामित एजेंसी के रूप में नामित किया जाएगा जो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर प्रावधानों के समन्वय के लिए, विनियमन के लिए और प्रवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, है ना। तो उसको किसी भी एजेंसी को नामित एजेंसी के रूप में नामित कर सकता है राज्य सरकार।
5वां बिंदु पॉइंट नंबर ई बोलता है कि टेक ऑल मेजर्स नेसेसरी टू क्रिएट अवेयरनेस एंड डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इस कंजर्वेशन। तो इसके जितने मेजर्स हैं, ऑल नेसेसरी मेजर्स हैं, मेजर नेसेसरी टू क्रिएट अवेयरनेस है, जागरूकता फैलाना, और डिसिमिनेट इन्फॉर्मेशन, सूचना को जो है प्रसारित करने के लिए क्या है, एनर्जी का जो संरक्षण है और उसका कुशल उपयोग है, उसको जागरूकता के लिए, तो ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने और सूचना का प्रसार करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना, है ना। ये अपना पॉइंट नंबर 5 है जो राज्य सरकार को इसी एक्ट के तहत जो है दिया गया है कि ऊर्जा के कुशल उपयोग और उसके संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना और सूचना का प्रसार के लिए सभी आवश्यक उपाय करना। पॉइंट नंबर एफ बोलता है कि अरेंज एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल एंड स्पेशलिस्ट इन द टेक्निक्स फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये वाला पॉइंट हम लोग जो है भाग नंबर 3 में भी देखे थे केंद्र सरकार में, अगर आपने देखा है, रिफर किया है, तो आपने अगर देखा है वो वीडियो तो आपको याद आ रहा होगा कि जो भी पर्सनल हैं और जो भी स्पेशलिस्ट हैं, है ना, उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। नए नए उपकरण मार्केट में आ रहे हैं तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई हम रिसेंटली इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे और ऊर्जा संरक्षण में योगदान कैसे दे पाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लियंसेस आ रहे, मतलब आ रहे हैं मार्केट में। उनका डिफरेंट डिफरेंट उसका जो मीन्स टेक्निक है, उसके लिए जो है मतलब प्रशिक्षण देना जरूरी है। तो ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण के लिए तकनीकों में कर्मियों और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, एफिशिएंट आयोजन करना भी बोल सकते हैं। व्यवस्था और व्यवस्था हो गया है ना। अरेंज एंड ऑर्गेनाइज, व्यवस्था व्यवस्था, नॉर्मली अगर हिंदी बोलो दोनों व्यवस्था व्यवस्था होगा। आयोजित भी बोल सकते हैं, आयोजन करना भी हो सकता है ना। तो पर्सनल मतलब कर्मियों और स्पेशलिस्ट मतलब विशेषज्ञों। तो आप चाहें तो इनके साथ जो है कुछ नए जैसे शब्द मिल रहे हैं, आप उनका आप जो है मीनिंग भी लिख सकते हैं, तो आपका जो वोकेबलरी है वो भी स्ट्रांग होते जाएगा, है ना। वोकेबलरी को स्ट्रांग करना ज़रूरी है, वोकेबलरी होना चाहिए स्ट्रांग, है ना। तो जो भी आपको नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं तो एक जनरल अगर बोलूँ तो ये बोल सकते हैं कि एक डायरी बना सकते हैं आप, और डायरी बना के नए नए शब्दों को नोट कर सकते हैं। आजकल मार्केट में अवेलेबल है डायरी, डेट वाइज डायरी है। कोई भी आप डायरी ले सकते हैं, गुड मतलब गुड प्रैक्टिस है, इसमें डेट वाइज रहेगा कि हाँ भाई 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख करके पूरा पूरा डेट रहता है, जनवरी वगैरह, है ना। ईजी गोइंग है आजकल, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर 31 तक। ठीक है। तो जो भी आपने ये क्या है, रिमाइंडर भी हो सकता है, कई लोग का हैबिट होता है डायरी बनाने का कि आपने आज क्या महत्वपूर्ण काम किया, महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट डाउन करना एक अच्छा प्रैक्टिस है। सोने से पहले आप 15 मिनट 20 मिनट स्पेंड कीजिए और उसमें जो है सब चीज़ नोट डाउन कर डालिए। तो नीचे में नोट डाउन कर डालिए और ऊपर में आपने क्या किया, कैसे किया, प्रशिक्षण लिया, कुछ ट्रेनिंग लिया, कुछ वीडियो देखा, कुछ नए पॉइंट मिले, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल भी होते हैं, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक अच्छा प्रैक्टिस है। जी पॉइंट क्या बोलता है कि टेक स्टेप्स टू इनकरेज प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट और अप्लायंस, है ना। तो क्या करेंगे कि जो अपना बेहतरीन से बेहतरीन उपचार है, प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है बेहतर है ना। हमने लास्ट क्लास में बोला था 3 प्रकार की चीज़ें हैं कि गुड बेटर बेस्ट है ना। अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, अच्छा और अच्छा, गुड बेटर बेस्ट करके है, सबसे अच्छा, ये बेहतरीन है। तो बेस्ट इज इन साइड अस है ना। अगर फिलोसफी में बोलूँ तो गुड के साथ सेटिस्फाइड मत होइए, इधर भी थोड़ा बढ़िए, और है इसमें और मानक है ना। तो उसी टाइप का इसमें क्या कर सकते हैं कि ऊर्जा दक्ष उपकरणों या उपकरणों के उपयोग के लिए बेहतर उपचार को मीन्स प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाना। तो बेहतर एकदम उपचार है ना, बेहतर उपचार है, बेस्ट वर्जन, है ना। तो ऊर्जा दक्ष उपकरणों या उपकरणों उपयोग के लिए बेहतर उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना है, स्टेप उठाना, कदम उठाना। तो ये पॉइंट नंबर जी में था जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पावर में है। एच पॉइंट बोलता है कि डायरेक्ट एनी डेजिग्नेटेड कंज्यूमर टू फर्निश टू दी डेजिग्नेटेड एजेंसी इन सच फॉर्म्स एंड मैनर एंड विद इन सच पीरियड एस में बी स्पेसिफाइड बाई रूल्स मेड बाई इट इंफॉर्मेशन with regard to the energy consumed by such consumers. So this is basically the point regarding to the designated consumer, that is नामित आपका उपभोक्ता। तो ऐसे उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा खपत के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जो किसी भी नामित उपभोक्ता को निर्दिष्ट एजेंसी के रूप में और तरीके से और ऐसी अवधि के भीतर जो उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है। तो ऊर्जा खपत के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना पड़ता है किसको, नामित उपभोक्ता को। ये बोलता है पॉइंट नंबर एच।
पॉइंट नंबर आई बोलता है कि स्पेसिफाई द मेटर्स टू बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पसेस ऑफ इंस्पेक्शन अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 का जो दूसरा भाग है, सब सेक्शन है, उसमें जो इंगित है उसको धारा 17 की उपधारा 2 के तहत निरीक्षण के प्रयोजनों के शामिल किए जाने वाले मामलों को क्या करना, निर्दिष्ट करना। दिस इज बेसिकली पॉइंट नंबर आई फॉर पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो हम लोग देख रहे हैं सेक्शन नंबर 15, तो सेक्शन नंबर 17 के 2 में जो उपधारा 2 है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें रेफर करेंगे। मूव करते हैं सेक्शन नंबर 16। ये जो है सेक्शन नंबर 15 जो था, ए से लेकर के आई पॉइंट तक हमने देखा, ए बिंदु से आई बिंदु तक सेक्शन नंबर 15 था। अब सेक्शन नंबर 16 देखते हैं कि सेक्शन नंबर 16 क्या बोलता है। इसका टाइटल है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड बाई स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके तहत जो पॉइंट नंबर 1 है वो बोलता है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट ए फंड टू बी कॉल्ड द स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ इफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन विद इन द स्टेट। अर्थात राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के लिए राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष नामक एक कोष का गठन करेगी। तो द मेन पॉइंट इज कि राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट में कौन सा कोष जो है बनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मे बी, है ना। तो इसमें जो फंड है ये है कॉल्ड द स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड। हिंदी में बोलूँ तो ऊर्जा संरक्षण कोष, राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष, है ना, राज्य ऊर्जा संरक्षण, लेट अंडरलाइन इट, राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष, स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड। ठीक है, तो दूसरे में एक कोष बनाया गया है, तो राज्य सरकार के द्वारा एक कोष बनाया जाता है जिसका नाम है राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष। टू द फंड shall be credited all grants and loans that may be made by the state government or central government or any other organization or individual for the purposes of this act। अर्थात इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले सभी अनुदान और ऋण निधि में जमा किए जाएंगे। तो निधि में क्या होगा, डिपॉजिट होगा। वो डिपॉजिट मतलब वो जो निधि है कहाँ कहाँ से आ सकती है, केंद्र सरकार से, किसी अन्य संगठन से, फिर राज्य सरकार से भी आ सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लिखा है, राज्य सरकार से भी आ सकती है, या फिर कोई व्यक्ति भी दे सकता है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी उसमें क्या कर सकता है, दे सकता है। तो सभी अनुदान और ऋण इसमें होगा, निधि में जमा किए जाएंगे, है ना। ऑल ग्रांट्स एंड लोन्स उसको उसमें जमा किए जाए। पॉइंट नंबर 3 बोलता है, सेक्शन नंबर 16 का पॉइंट नंबर 3 बोलता है द फंड शैल बी अप्लाइड फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस इनक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अर्थात इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए फंड का उपयोग किया जाएगा, है ना। तो इस न जो ईसी एक्ट 2001 है, उस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए खर्चा जो भी होगा उसको पूरा करने के लिए इस फंड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 बोलता है कि द फंड क्रिएटेड अंडर सब सेक्शन 1 shall be administered by such person or any authority and in such manner as may be specified in the rules made by the state government। अर्थात उपधारा 1 के अधीन सृजित निधि का प्रशासन ऐसे व्यक्तियों या किसी प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए। ओके, तो इसके जो भी रीति हैं, जो भी नियम हैं, वो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में क्या किया जाएगा, विनिर्दिष्ट की जाए। ये पॉइंट नंबर 4 था सेक्शन नंबर 16 का। सेक्शन नंबर 16 कंप्लीटेड। जो कोर्स के बारे में 4 पॉइंट थे, अब हम लोग मूव कर रहे हैं सेक्शन नंबर 17। इसमें बोल रहा है पावर ऑफ इंस्पेक्शन, जांच, जांच के लिए इंस्पेक्शन ऑफिसर, निरीक्षण अधिकारी होंगे, है ना। तो ये पॉइंट नंबर 1 बोलता है, सेंटेंस काफ़ी लंबा है, धैर्य रखिए आराम से, कीप पेशेंस, ओके, स्टे हैप्पी, हैप्पी लर्निंग। द डेजिग्नेटेड एजेंसी में अपॉइंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years from the date of commencement of this act as may be inspecting officers as may be necessary for the purpose of ensuring compliance with energy consumption standard specified under clause A of section 14 or ensure display of particulars on labels on equipment or appliances
specified under clause B of section 14 or for the purpose of performing such other function as may be assigned to them. Let's read once again. The designated agency may appoint after the expiry of 5 years from the date of commencement of this act as may be inspecting officers as may be necessary for the purposes of ensuring compliances with energy consumption standards specified under clause A of section 14 or ensure display of particulars on label on equipment or appliance specified under clause B of section 14 or for the purpose of performing such other function as may be assigned to them. तो समझते हैं कि नामित एजेंसी इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति के बाद 5 वर्ष की समाप्ति के बाद क्या होगा, धारा 14 के खंड ए के तहत निर्दिष्ट ऊर्जा खपत मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने या सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए जितने आवश्यक हों उतने निरीक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकती है। इंस्पेक्शन ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे क्योंकि ये जो सेक्शन है वो क्या है, जांच से रिलेटेड है, पावर ऑफ इंस्पेक्शन। तो निरीक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकती है धारा 14 के खंड बी के तहत निर्दिष्ट उपकरण या उपकरण पर लेवल पर विवरण का प्रदर्शन या ऐसे कार्यों को करने के उद्देश्य से जो उन्हें सौंपे जा सकते हैं। ओके, तो जो भी उपकरण है, उपकरण में निर्दिष्ट उपकरण या उपकरण पर लेवल का विवरण का प्रदर्शन है ना, और उसके साथ साथ जो भी अन्य कार्य उनको सौंपे जाएंगे वो सब काम करेंगे अपने निरीक्षण अधिकारी। ओके, तो निरीक्षण अधिकारी इसमें 5 वर्ष की समाप्ति के बाद धारा 14 के बाद खंड ए के तहत निर्दिष्ट ऊर्जा खपत मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने या सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए जितने आवश्यक हो उतने इंस्पेक्शन ऑफिसर नियुक्त कर सकती है। ये पावर है अपना स्टेट गवर्नमेंट के पास। आगे बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो बोलता है कि सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट एंड इंस्पेक्टिंग ऑफिसर शैल हैव पावर टू, उसके पास क्या क्या पावर है, क्या क्या शक्ति है। तो इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन एक निरीक्षण अधिकारी के पास यह शक्ति होगी कि क्या शक्ति होगी, वो क्या कर सकता है, लेट्स सी। फर्स्ट, इंस्पेक्ट एनी ऑपरेशन कैरिड ऑन और इन connection with the equipment or appliances specified under clause B of section 14 or in respect of which energy standard under clause A of section 14 have been specified। अर्थात खंड धारा 14 के खंड बी के तहत निर्दिष्ट उपकरण या उपकरण के संबंध में या उसके संबंध में किए गए किसी भी संचालन का निरीक्षण करने या जिसके संबंध में धारा 14 के खंड ए के तहत ऊर्जा मानकों को निर्दिष्ट किया गया है। तो ये सब सेक्शन जो दिए गए हैं उसके उपकरण या उपकरण के संबंध में या उसके संबंध में किए गए किसी भी संचालन का निरीक्षण करना है। ओके, तो निरीक्षण कर सकता है कौन, इंस्पेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर सॉरी, निरीक्षण अधिकारी। बी पॉइंट बोलता है उसी का दो का जो दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, इंटर एनी प्लेस ऑफ डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स एट विच द एनर्जी इज यूज्ड फॉर एनी एक्टिविटी and may require any proprietor, employee, director, manager or secretary or any other person who may be attending in any manner to or helping in carrying on any activity with the help of energy। तो ये जा सकता है, कहाँ जा सकता है, जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है वो इंटर एनी प्लेस ऑफ डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स एट विच द एनर्जी यूज्ड फॉर एनी एक्टिविटी, जहाँ एनर्जी का यूजेस हो रहा है, एनर्जी यूज्ड फॉर एनी एक्टिविटी एंड मे रिक्वायर एनी प्रोप्रिएटर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन हु मे बी अटेंडिंग इन एनी मैनर टू और हेल्पिंग इन दैट इज कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। अर्थात नामित उपभोक्ता के किसी भी स्थान पर प्रवेश करने वो प्रवेश कर सकता है जहां किसी भी गतिविधि के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो ये किसी भी स्थान पे जाके प्रवेश कर सकता है जो जांच अधिकारी है, जो निरीक्षण अधिकारी है वो, और किसी भी मालिक, प्रोप्रिएटर, कर्मचारी, डायरेक्टर मतलब निदेशक, मैनेजर मतलब प्रबंधक, सेक्रेटरी मतलब सचिव या किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता, एनी अदर व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है जो किसी भी गतिविधि में किसी भी तरह से भाग ले सकता है या मदद कर सकता है, ऊर्जा से रिलेटेड मदद कर सकता है। ओके, इस काम में क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। ऊर्जा की मदद नहीं होगा, हेल्प ऑफ एनर्जी है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मदद कर सकता है इस काम में।
है ना? तो वो अपने साथ जो भी है प्रिपेरेटर बोल रहा है मालिक है, कर्मचारी, निदेशक, प्रबंधक या सचिव किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है, किसी भी गतिविधि में किसी भी तरफ से भाग ले सकता है या फिर ऊर्जा हेतु इस स्टेप का जांच में निरीक्षण में मदद कर सकता है। फर्स्ट वन, टू अफोर्ड हिम नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट, उसे निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान कराने के लिए, उसे निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा जो है प्रदान करने के लिए पहला फर्स्ट वन क्या होना चाहिए कि एनी इक्विपमेंट आर एप्लियांसेस एज ही में रिक्वायर एंड विच में बी अवेलेबल एट सच प्लेस, तो कोई उपकरण या उपकरण जिसकी उसे आवश्यकता हो और ऐसे स्थान पर उपलब्ध हो। तो ये सुविधा प्रदान कर रही है उसको कि भाई जांच में गया है, उपकरण वगैरह उसको मांग रहा है, तो क्या बोलेंगे कोई उपकरण या उपकरण जिसकी उसकी आवश्यकता हो और ऐसे स्थान पर उपलब्ध हो। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि प्रोडक्शन प्रोसेसेस एनी प्रोडक्शन प्रोसेस टू ascertain द एनर्जी कंजप्शन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, ऊर्जा खपत मानदंडों और मानकों का पता लगाने के लिए कोई उत्पादन प्रक्रिया। ठीक? तो ये भी अवेलेबल होना चाहिए किसको, निरीक्षण अधिकारी को। चीज़ों को लिंक करके पढ़िए, होपफुली चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन से सेक्शन में कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है। 15 नंबर सेक्शन देखिए, 16 नंबर सेक्शन देखिए और 17 नंबर रनिंग है, तो 17 नंबर मुख्य रूप से जांच अधिकारी से संबंधित है। इस टाइप का पढ़ेंगे तो आसानी होगी। टू मेक एन इन्वेंटरी स्टॉप और एनी इक्विपमेंट और अप्लायंसेस चेक्ड और वेरीफाइड बाई हिम, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि उसके द्वारा जांचे या सत्यापित किए गए किसी उपकरण या उपकरण की स्टॉक की सूची बनाना, है ना? जो भी ये जांच करेगा उसका क्या करेगा, सूची बनाएगा, लिस्ट बनाएगा कि भाई इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ देखा गया। टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन विच में बी यूजफुल फॉर और रिलीवेंट टू फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन अंडर दिस एक्ट, तो ये क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है सबूत के तौर पे। किसी भी व्यक्ति का बयान दर्ज करना जो इस अधिनियम के तहत ऊर्जा के कुशल उपयोग और उसके संरक्षण के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है, तो किसी भी व्यक्ति का ये बयान वगैरह दर्ज कर सकता है जांच के दौरान, ना, जो ऊर्जा संरक्षण के लिए, उसके कुशल उपयोग के लिए उपयोगी या फिर प्रासंगिक हो सकता है। तीसरा नंबर पॉइंट है एन इंस्पेक्टिंग ऑफिसर में इंटर एनी प्लेस ऑफ डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स, ये इंटर कर सकता है, एक निरीक्षण अधिकारी नामित उपभोक्ता के किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है जांच के दौरान, है ना? फर्स्ट ए, वेयर एनी एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इज कैरिड ऑन, जहाँ पे ऊर्जा से संबंधित कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, है ना, जहाँ कोई भी गतिविधि ऊर्जा की मदद से की जाती है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है वेयर एनी इक्विपमेंट आर appliance notified under clause B of section 14 has been kept during the hours at which such place is open for production or conduct of business connected therewith, अर्थात जहां धारा 14 के खंड बी के तहत अधिसूचित कोई उपकरण, जहां हम लोग 14 बी देखे थे, है ना, 14 बी, तो सेक्शन नंबर 14 बी जो है भाग नंबर 3 में जा सकते हैं, भाग नंबर 3 14 बी है, के तहत अधिसूचित कोई उपकरण या उपकरण रखा गया है उस समय के दौरान जिस समय ऐसा स्थान उत्पादन या उससे जुड़े व्यवसाय का संपालन के लिए खुला है, कोई उपकरण उसमें रखा हुआ है और उपकरणों की सूची हमको मिल जाएगी 14 बी के तहत। 14 बी में उपकरणों की सूची है, अधिसूचित कोई उपकरण या उपकरण रखा गया है उस समय के दौरान जिस समय ऐसा स्थान उत्पादन या उससे जुड़े व्यवसाय के संचालन के लिए ओपन खुला हुआ है, वर्किंग चल रहा है। तब पॉइंट नंबर 4 है जो जांच अधिकारी का है, एन इंस्पेक्टिंग ऑफिसर एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन शैल ऑन नो अकाउंट रिमूव और कॉज टू बी रिमूव फ्रॉम द प्लेस वेयर इन ही हैज एंटर्ड एनी इक्विपमेंट और अप्लायंसेस और बुक ऑफ अकाउंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, अर्थात इस धारा के तहत काम करने वाला एक निरीक्षण अधिकारी किसी भी कारण से किसी भी उपकरण या खाते की किताबों या अन्य दस्तावेजों को उस स्थान से नहीं हटाएगा या हटाएगा जहां उसने प्रवेश किया। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 17, सेक्शन नंबर 17 था और ये सेक्शन नंबर हम लोग देखेंगे अब 18। सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है, लेट्स सी द टाइटल, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस। इसमें है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट और the state government may, in the exercise of its power and performance of its functions under this act and for efficient use of energy and its conservation, issue such directions in writing as it deems fit for the purposes of this act or any person
officer, authority, or any designated consumer, and such person, officer, or authority, or any designated consumer shall be bound to comply with each which such direction. The main point is कंज्यूमर shall be bound, बाध्य होगा, जो भी इनके द्वारा डायरेक्शन दिया जाएगा उसको करने के लिए बाध्य होंगे। कौन कौन से लोग बाध्य होंगे, लेट्स सी। So let's read it. The central government or the state government may, in the exercise of its power and performance of its function under this act and for efficient use of energy and its conservation, issue such directions in writing as it deems fit for the purposes of this act to any person, officer, authority, or any designated consumer, and such person, officer, or authority, or any designated consumer shall be bound to comply with such direction. निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की शक्ति, टाइटल ये है। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कार्यों के प्रदर्शन में और ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण के लिए लिखित रूप में ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भी व्यक्ति को उचित समझे। व्यक्ति, अधिकारी, प्राधिकरण या कोई भी नामित उपभोक्ता और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण या कोई भी नामित उपभोक्ता ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। द मेन पॉइंट इज दिस, उसको पालन करना पड़ेगा, सबको बाध्य होंगे ये सब। उनके द्वारा जो भी निर्देश जारी किया जाएगा ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए उनको पालन करना पड़ेगा, बाध्य होंगे। एक्सप्लेनेशन मतलब फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट्स इट इज नेसेसरी डिक्लेयर दैट द पावर टू इशू डायरेक्शंस अंडर दिस सेक्शन इंक्लूड पावर टू डायरेक्ट। मींस संदेह से बचने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति में निर्देश देने की शक्ति शामिल है। नोट इट डाउन, निर्देश जारी करने की शक्ति में निर्देश देने की शक्ति भी शामिल है। अर्थात फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि रेगुलेशन ऑफ नॉर्म्स फॉर प्रोसेस एंड एनर्जी कंजप्शन स्टैंडर्ड्स इन एनी इंडस्ट्री और बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। अर्थात किसी उद्योग या भवन परिसर में प्रक्रिया और ऊर्जा खपत मानदंडों का विनियम जो है पहला। और दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं, दूसरा पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ एनर्जी कंजप्शन स्टैंडर्ड फॉर इक्विपमेंट एंड एप्लायंसेस। अर्थात उपकरणों के लिए ऊर्जा खपत मानकों का विनियमन। ओके, ये दोनों जो है इसके संदेह को, डाउट को क्लियर करने के लिए ये बोला जाता है कि इस धारा के तहत ये बोला गया है, इस धारा के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति में निर्देश देने की शक्ति शामिल है, जिसमें दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, इसका समरी देख लेते हैं। स्लाइड के बाद समरी है, ये देखिए समरी, चैप्टर नंबर 6 आप ईसी 2001। ओके, हमने आज देखा अध्याय 5 चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने देखा हिंदी में अगर इसको मैं समरी बनाऊं, इसका सारांश बोलूं तो ऊर्जा संरक्षण और उसके कुशल उपयोग को सुगम बनाने और लागू करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास शक्ति है, तो कौन कौन से सेक्शंस हैं? 15 नंबर सेक्शन था, 16 नंबर सेक्शन था, 17 और 18। तो 15 नंबर सेक्शन में है ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण के लिए कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति। इसमें हमारे पास जो बिंदु हैं वो बिंदु ए से लेकर के आई तक है, मेन बिंदु अगर बोला जाए तो। राज्य सरकार द्वारा निधि की स्थापना, तो कौन सी निधि की स्थापना की गई है, मतलब की जाती है बोलने से राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष। और निरीक्षण की शक्ति किसके पास है, कौन सा निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा, निरीक्षण के लिए नामित किया जाता है बोलने से इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। ओके, जो निरीक्षण अधिकारी है, जो इंस्पेक्शन करता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार की निर्देश जारी करने की शक्ति, तो इसमें व्यक्ति, अधिकारी, प्राधिकरण या कोई भी नामित उपभोक्ता और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण या कोई भी नामित उपभोक्ता ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर नंबर 5। ओके, तो ये भाग 4 था। होपफुली चीज़ें समझ में आई होंगी, आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई और जो है टॉपिक में कोई डाउट वाउट है, उसमें अगर कोई वीडियो बनाना है, वीडियो बनाने के लिए आपको, आप चाहते हैं कि उसमें वीडियो आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना था पार्ट नंबर 4। ओके, पार्ट नंबर 5 में हम देखेंगे
स्टेट से रिलेटेड एजेंसी होती है स्टेट डेडिजिनेटेड एजेंसी, इसके क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको देखेंगे हम कि क्या ये इसकी क्या क्या फंक्शनिंग है, क्योंकि ये भी सिलेबस का पार्ट है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो इस इसी एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, है ना। जो इस इसी एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का, है ना। तो हम लोगों ने ब्यूरो देखा था, ब्यूरो को आप जो है अच्छे से पढ़ लें, ब्यूरो की कौन कौन सी शक्ति और पावर है उसको भी पढ़ लें, भाग नंबर 2 में दिया है। और भाग 3 में हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट, भाग 4 में हम लोग देखा स्टेट गवर्नमेंट, और भाग 5 में देखेंगे हम लोग कुछ एजेंसीज जो उनके कामों को क्या देती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है इसी एक्ट 2001 के अंतर्गत। होपफुली क्लास समझ में आया होगा। तो क्लास अगर समझ में आया है तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, वेटिंग फॉर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज कमिंग सून। हैप्पी लर्निंग, स्टे फोकस्ड एंड कनेक्टेड बाय यूट्यूब चैनल धैर्या क्लासेस। सो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन का बेल भी एक बार दबा लें। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगा तो नोटिफिकेशन का बेल को जो है एक बार फिर से जो है उसको डिसेबल करके फिर इनेबल कर लें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।